हेलो, नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए, तो आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं एक और बेहतरीन क्लास जो आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छे से मजबूत बनाने वाली है। चलिए, तो अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये हमारी क्लास जो चल रही है उनके कंटिन्यू आप नोट्स बनाइए और तैयारी को मजबूत बनाने के लिए मेहनत तो आपको करनी है। दोस्तों, आपको पता रहता है कि जिस प्रकार आप लक्ष्य निर्धारित करोगे उसी प्रकार आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो आप उसी प्रकार मेहनत करते रहिए और आपको जल्दी सफलता देखने को मिलेगी। और आपने यहाँ पर लापरवाही बरती तो आपको असफलताएं भी देखने को मिल सकती हैं। तो आप कंटिन्यू अच्छे से मेहनत कीजिए, कहीं ना कहीं आप एक अच्छी वैकेंसी में सिलेक्शन जरूर लोगे। और ये रहा आज का बेहतरीन क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं एक शानदार क्वेश्चन की। आप क्लास को लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एक्रीडेशन रेफर टू वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ये आपके क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया है। हम सारे ऑप्शनों को पढ़ लेते हैं और आंसर को सिलेक्ट करेंगे। मेकिंग असेसमेंट, ensuring क्वालिटी, मीटिंग प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, मेकिंग केयर कोस्ट इफेक्टिव। दोस्तों, यहाँ पर हम एक चीज आपको मैं बता दूं। एक्रीडेशन एक्रीडेशन क्या होता है। यह एक स्टैंडर्ड है। यह एक स्टैंडर्ड है जो सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन फिक्स की जाती है, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। और एक टीम के द्वारा आपके यहाँ पर या संस्था का, हॉस्पिटल का सर्वे किया जाता है। सर्वे करने पर क्या होता है, वहां पर किस प्रकार की सेवाएं दी जा रही हैं, कौन से स्टैंडर्ड को हॉस्पिटल की संस्था के द्वारा किस प्रकार से उसे मैनेजमेंट को बैठाया गया है। ठीक है, किस प्रकार की मरीज को सेवाएं मिल रही हैं, कौन सी सेवाएं मिल रही हैं, और साफ सफाई कैसी है। तो हर एक जो डिपार्टमेंट रहता है हॉस्पिटल में उसके एक अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं। और उनको मार्क्स इस संस्था के द्वारा जो टीम आती है उसको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक्रीडेशन क्या करता है, एक स्टैंडर्ड सेट करता है। तो यहाँ पर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है सी, मीटिंग प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कंप्लीट किया जाता है। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं नर्सिंग फाउंडेशन के। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक और क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एनएबीएच स्टैंड फॉर, एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आएगा, यह एक अ, अपनी इंडिया की ऑपरेटेड गवर्नमेंट अप्लाइड एनएबीएच एक संस्था है ना। जो इसका हेडक्वार्टर की बात करें हम, हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, और जो एस्टाब्लिशमेंट कब हुआ, तो 2006 में यह एनएबीएच एक संस्थान है, संस्था जो हाल की सरकार ने, जो क्या करती है, आपके स्टैंडर्ड को सेट करती है, हॉस्पिटल को आपको नंबर्स देती है। और इसकी जो टीम है यहाँ पर हॉस्पिटल्स में, और आपकी जो भी संस्थाएं हैं इतनी इनको सेट करना रहता है। तो ये विजिट करती हैं और हॉस्पिटल किस लेवल पर उस गाइडलाइन को फॉलो कर रही है उसका स्टैंडर्ड सेट करके उसको ग्रेड मार्क देती है। ये चेक करने आती है टीम। तो आपका एग्जामिनर यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन क्या पूछेगा। एनएबीएच स्टैंड फॉर नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ फॉर हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी फुल फॉर्म भी है। और ये स्टैंड, एनएबीएच जो स्टैंड है, ये इसका जो मेन काम है वो क्या है, एक्रीडेट करना। एक्रीडेट करना हॉस्पिटल को, साथ में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो क्या वहां पे कैसी सुविधाएं मिल रही हैं मरीजों को। ठीक है, एक्रीडेशन ये क्या सेट करता है, एक स्टैंडर्ड्स को। एनएबीएच के द्वारा एक मीटिंग फिक्स की जाती है। यह टीम विजिट करती है हॉस्पिटल में। ठीक है, टीम विजिट करने के बाद, हॉस्पिटल में विजिट करने के बाद यहाँ पर हॉस्पिटल की संस्था को हर एक डिपार्टमेंट में जाके चेक करती है। और क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, ये सारी चीजें आपको समझनी है। तो एनएबीएच का ये मेन इंपोर्टेंट काम है। हेडक्वार्टर आप बात करें तो न्यू दिल्ली में है। एस्टेब्लिश कब हुआ था, 2006 में, अपने इंडिया में। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। देखिए, इट इज एन एक्रीडिटेशन बॉडी
और सर्टिफिकेशन बॉडी फॉर एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। ये एक्रीडेशन एनएबीएच है। एनबीएच की जो टीम है यह एक ऑथोराइज्ड संस्था है गवर्नमेंट की। तो ये क्या करती है, सर्टिफाइड करती है हॉस्पिटल्स को, एक सर्टिफिकेट देती है आफ्टर विजिट, सारे स्टैंडर्ड्स और सारे इंडिकेटर्स को चेक करके कि आपकी संस्था के द्वारा किस प्रकार की क्वालिटी सर्विसेज मरीज को दी जा रही हैं और आप उस गाइडलाइन को किस हिसाब से किस प्रकार से फॉलो कर रहे हो। ठीक है। It is constituent board of Quality Council of India set up to establish and operate accreditation program healthcare organization। ठीक है, मैंने अभी आपको बता दिया है, बिल्कुल इंपोर्टेंट है ये चीज, आप इसको कॉपी में नोट कर लेना, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को आपको मिल सकता है। चलिए, तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर फॉर ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल की बात हम करें तो यह है मरीज में, आपके मरीज में कॉन्सियसनेस को चेक करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। ये क्वेश्चन यहाँ बन गया। ग्लासगो कोमा स्केल का उपयोग कहाँ किया जाता है, आपके अस्पताल हॉस्पिटल में मरीज की कॉन्सियसनेस को चेक करने के लिए ग्लासगो कोमा स्केल का उपयोग हम करते हैं। इसमें मेनली कौन कौन से पैरामीटर्स को इंक्लूड किया गया है को छोड़कर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बात करें, आई ओपनिंग इंक्लूड है, वर्बल रेस्पॉन्स इंक्लूड है, मोटर रेस्पॉन्स इंक्लूड है, प्यूपिलरी रेस्पॉन्स आपके यहाँ पर कॉन्शियसनेस की जो स्केल है उसमें ऐड नहीं किया गया है। इसको आप याद कैसे रखेंगे, ई बी एम, ये ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हो। ठीक है, ई बी एम, आई ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स, मोटर रेस्पॉन्स, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लासगो कोमा स्केल का उपयोग कहाँ किया जाता है, कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए किया जाता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ ग्लासगो कोमा स्केल। देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ग्लासगो कोमा स्केल का उपयोग मरीज के कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर मेन 3 इंपोर्टेंट, आई ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स और मेटर रेस्पॉन्स। यहाँ पर मरीज की, आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए, आपके मरीज के पास गए हो, आप कॉन्शियस लेवल चेक करोगे, आंखें खोल रखी है मरीज ने, स्पॉन्टेनियस 4 नंबर दोगे आप उसको। टू साउंड, बोलने पर आंखें खोल रहा है, 3 नंबर दोगे। टू प्रेशर, उसको प्रेशर देने के बाद आंखें खोल रहा है एकदम, 2 नंबर दोगे। और कुछ भी नहीं कर रहा है तो आप लास्ट में 1 नंबर दोगे। ठीक है। यहाँ पर हम वर्बल रेस्पॉन्स की बात करें, नर्स उससे बात करेगी, नॉर्मल ओरिएंटेड अच्छे से बात कर रहा है, 5 नंबर दोगे। आप बात कर रहे हो पर वो कंफ्यूज्ड है मरीज, 4 नंबर दोगे। कुछ वर्ड बोल पा रहा है, 3 नंबर दोगे। साउंड ही निकाल पा रहा है, साउंड मीन्स बिल्कुल कुछ रेस्पॉन्स नहीं, साउंड ही दे रहा है तो 2 नंबर। और कुछ भी नहीं कर रहा है तो आप 1 नंबर दोगे मरीज को। यहाँ पर हम बात करें मोटर रेस्पॉन्स में, आपके कमांड को फॉलो कर रहा है, नर्स ने बोला हाथ को उठाइए, हाथ को उठा दिया, बोलिए, बोलने लग गया है मरीज, आपकी बातों को मान रहा है, आपके कमांड्स को फॉलो कर रहा है, तो आप मरीज को 6 नंबर दोगे। लोकलाइजिंग, आपके कमांड को फॉलो ना करके आप उससे फॉलो करवा रहे हो बोलकर, ठीक है, तो आप उसे 5 नंबर दोगे। नॉर्मल फ्लैक्शन मरीज में देखने को मिल रहा है तो आप 4 नंबर दोगे। एबनॉर्मल फ्लैक्शन मरीज में आपको देखने को मिल रहा है तो आप 3 नंबर दोगे। एक्सटेंशन मरीज में अगर देखने को है तो 2 नंबर दोगे, और कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है तो आप 1 नंबर दोगे। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन सेट करेगा, क्वेश्चन कैसे सेट करेगा, वेरी इंपोर्टेंट। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन में बताएगा कि आपका मरीज बोलने पर रेस्पॉन्स कर रहा है, आपका मरीज कंफ्यूज्ड है, ठीक है, और उसमें नॉर्मल फ्लैक्शन देखने को मिल रहा है, तो आप टोटल स्कोर बताइए। तो आप याद रखना, इन चार्ट के अकॉर्डिंग आप कौन सी अवस्था में कितने नंबर आपके मरीज को देना है, उसको जोड़ के आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर टोटल जो स्कोर रहता है इसका एकदम लो 3 और हाईएस्ट 15 स्कोर रहता है, जो आपकी हॉस्पिटल संस्था के द्वारा सेट किया गया है। ग्लासगो कोमा स्केल 3 से 15 इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर अगर मरीज में 3 देखने को मिल रहा है तो यह वेरी सीवियर को इंडिकेट करेगा,
3 से 8, 3 से 8। अगर मरीज में बिल्कुल लास्ट 3 है तो लोवेस्ट स्कोर है आपका, यहाँ पर 0 स्कोर नहीं होता है, 3 लोवेस्ट स्कोर होता है। ठीक है, ये आपके मरीज की डेथ हो सकती है यहाँ पे, और मरीज कोमा में भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में मरीज कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करता है। इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, इसकी 3 स्टेज होती हैं: माइल्ड स्टेज, मॉडरेट स्टेज और सीवियर स्टेज। यहाँ पर अगर आपके मरीज में आपके सारे रेस्पॉन्स को फॉलो करने के बाद अगर स्कोर आपको 13 से 15 के बीच में देखने को मिल रहा है तो आपका मरीज माइल्ड प्रभावित है, मतलब कॉन्शियसनेस की अवस्था में है। और अगर आप यहाँ पर देखें, आप अगर आपका स्कोर 9 से 12 है तो मॉडरेट है, और 3 से 8 है तो यह कंडीशन सीवियर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यहाँ से देखने को मिलता है। टोटल स्कोर इसका 15 होता है और लोएस्ट स्कोर 3 होता है, और एवरेज रेंज पूछे कितने से कितने स्कोर होता है तो 3 से 15 इसका टोटल स्कोर यहाँ पर सेट किया गया है। इसमें 3 स्केल होती हैं आपकी: आई ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स, मोटर रेस्पॉन्स। ठीक है, इनके स्कोर आपको बता दिए गए हैं, इसको फॉलो करके आप आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो और मरीज की कॉन्शियसनेस का पता लगा सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। आईएनसी एस्टेब्लिश्ड इन, आईएनसी कब एस्टेब्लिश्ड हुई, ये आपसे पूछा गया है। आपको डायरेक्ट याद रखना है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इंडियन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इसके द्वारा ही आपके जो कॉलेज होते हैं, कॉलेज कॉलेज वो सर्टिफाइड रहते हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, आईएनसी का रजिस्ट्रेशन होता है उनके पास, जब वो संस्थाएं संचालित होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो आप ये कोई भी डिग्री आप कर रहे हो, वो हमेशा आपका जो कॉलेज है आपका आईएनसी से सर्टिफाइड होना चाहिए, जब भी वो लीगल कॉलेज मान्य होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1947 में यह एस्टेब्लिश हुआ था, आपको डायरेक्ट याद रखना है आईएनसी इंडिया में। चलिए, एक और बेहतरीन क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टोटल सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग, सांस का रुक जाना। यहाँ पर हम बात करें, हमने एपनिया, एपनिया की जो टर्म है, इसमें क्या होगा, आपकी सांसें एकदम से रुक जाएंगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेडिकार्डिया में आपकी ब्रीथ रेट है तो 12 से कम ब्रीथ पर मिनट आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हम बात करें टेकिकार्डिया की, तो यहाँ पर 20 से ज्यादा आपको ब्रीथ पर मिनट आपको देखने को मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये जनरल टर्म है, आपको याद रखनी है ये सारी। एक और देखिए, जो शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टर्म ऑफ थोरा सिंथेसिस रेफर टू, उपयोग आपके यहाँ पर सब्जेक्ट में किस प्रकार किया जाता है। एस्पायरेशन ऑफ सीएसएफ फ्रॉम लंबर रीजन, लंबर रीजन से आप सीएसएफ एस्पायरेट कर रहे हो। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन, रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल कैविटी। ठीक है, प्लूरल कैविटी से फ्लूइड को रिमूव करना। पंक्चर इनटू प्लूरल कैविटी फॉर रिमूविंग प्लूरल फ्लूइड एंड एयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके थोरासिंथेसिस जो प्रोसीजर है, अगर आपकी प्लूरल कैविटी में फ्लूइड इकट्ठा हो जाए या एयर इकट्ठी हो जाए तो उसको निकालने के लिए एक प्रोसीजर किया जाता है जिसे हम थोरासिंथेसिस के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। देखिए, थोराकोसिंथेसिस से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ से आपसे पूछेंगे पोजीशन कौन सी होती है। तो पोजीशन की हम बात करें तो पेशेंट सिटिंग अपराइट एंड लीनिंग ऑन टेबल, आगे की साइड ऐसे बैठ जाएगा झुक के, और सिटिंग पोजीशन रहेगी अपराइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से आप क्या करोगे, एक निडल पिक करके आप वहां से भरे हुए फ्लूइड को बाहर निकाल लोगे, और एक ड्रेन यहाँ से रहेगा, फ्लूइड कलेक्ट इनटू द बैग एंड साइड, ड्रेन के थ्रू आप उसको फ्लूइड्स को, एयर को बाहर निकाल लोगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर। यहाँ से थोरेकोसिंथेसिस आपको प्रोसीजर है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। चलिए, एक और बेहतरीन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। विच ऑफ पोजीशन प्रोवाइड द पेशेंट व्हेन गिवन एनीमा, आप मरीज को एनीमा दे रहे हो
तो आपको कौन सी पोजीशन आपके मरीज में देना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिथोटॉमी पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, साइड लाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन। तो जो सबसे मोस्ट इफेक्टिव एनिमा हम देते हैं उसके लिए आप साइड लाइन पोजीशन मरीज को दोगे। ठीक है, आपको डायरेक्ट याद रखना है, एनीमा में हम साइड लाइन पोजीशन में हम आपके मरीज को एनीमा देंगे। यहाँ पर कुछ प्रकार की पोजीशंस हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके एग्जाम में यहाँ से इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। आपकी सुपाइन पोजीशन है, ठीक है, ये पोजीशन आपकी सिम्स पोजीशन है। ये उल्टा लेटा हुआ है मरीज, प्रोन पोजीशन है। नी चेस्ट पोजीशन है, डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन है, स्टैंडिंग पोजीशन है, सिटिंग पोजीशन है, स्क्वाटिंग पोजीशन है और लिथोटोमी पोजीशन। ये ऐसे एग्जामिनर आपको इमेज दे देगा और डायरेक्ट पूछ लेगा बताइए इस पोजीशन का क्या नाम है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। कुछ और देखिए, ये आपकी सेमी फाउलर पोजीशन है, 45 डिग्री के एंगल पर मरीज लेटा हुआ है। हाई फाउलर पोजीशन, 90 डिग्री के एंगल पर बैठा है। ट्रेंडल वर्क पोजीशन, रिवर्स ट्रेंडल वर्क पोजीशन, जैक नाइफ का ये पोजीशन वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलिए एक और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाइट ऑफ द एनिमा कैन फ्रॉम एनस व्हेन गिविंग एनिमा। जब आप एनिमा लगा रहे हो एनस से, आपका जो एनिमा की कैन है उसकी हाइट को ऊपर कितना रखना है जिससे आपका इफेक्टिव एनिमा लगे मरीज को। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 45 सेंटीमीटर हाइट पर आपको एनिमा की कैन को टांगना है जिससे आपका इफेक्टिव एनिमा आपके मरीज को लगे। तो यहाँ पर हमने अभी बात की थी, पोजीशन कौन सी दोगे, साइड लाइन पोजीशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक और शानदार क्वेश्चन क्या पूछा गया है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलता है, ये आपका बोनस आंसर है। इन इन्फेंट मोस्ट प्रीफर्ड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। जब आप इन्फेंट में मोस्ट प्रीफर्ड साइट कौन सी है आईएम इंजेक्शन के लिए हम बात करें, तो आपको डेल्टोइड मसल्स, वेंट्रोग्लूटियल साइट, डोर्सोग्लूटियल साइट, वास्टस लेटरल साइट। बच्चों में आईएम इंजेक्शन लगाने के लिए यह मसल्स आपकी हाई में होती है, जो बच्चों में इंजेक्शन लगाने के लिए मोस्ट प्रीफर की जाती है। और इन्फेंट की हम बात करें, न्यूनेट्स के लिए, आप 0.5 से 1 ml तक आईएम इंजेक्शन आप लगा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर हम चाइल्ड की बात करें तो आप 3 ml तक आईएम इंजेक्शन लगा सकते हो। और एडल्ट के लिए हम बात करें, तो आप 5 ml तक आप आईएम इंजेक्शन प्रीफर कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए एक और ये रहा बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टू अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर, नर्स शुड टेप द कैथेटर ऑन पेशेंट। जब आप आपके मरीज को कैथेराइट करते हो तो वो खींचे नहीं, इसके लिए नर्स टेप कहाँ पर लगाएगी। ठीक है, ये पूछा गया है आपसे। हिंग लेग, अपर थाई पर, लोअर थाई पर, फुट। तो आप कैथेटराइज लगाने के बाद उसको फिक्स करते हैं अपर थाई पर, जिससे क्या हो, वो नली कैथेटर से खींचे नहीं। जो आपकी यूरिन वैक की यूरोवैक से जो नली रहती है, आप कैथेटर के पॉइंट से कनेक्ट करके उसको आप अपर थाई पर फिक्स कर दोगे, जिससे क्या हो, एकदम से नली खींचे नहीं आपका। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। चलिए एक और शानदार क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर हम बात करें, हाउ लॉन्ग शुड अ नर्स वेट आफ्टर टैकिंग कोल्ड मिल्क फॉर रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर। आपकी नर्स कितने देर रुकेगी जब आपका मरीज कोल्ड मिल्क पी के आया है और आपको लेना है ओरल टेम्परेचर। एक कंडीशन बताई थी मैंने, हॉट कंडीशन, हॉट कॉफी या हॉट चाय पी के आया है, हॉट सब्सटेंस कुछ भी उसने पिया है, या कोल्ड। तो आप इस अवस्था में ओरल टेम्परेचर के लिए कम से कम आप 30 मिनट तक वेट करोगे, उसके बाद आप ओरल टेम्परेचर लोगे। क्योंकि अगर इससे पहले अगर आपने ओरल टेम्परेचर लिया तो आपकी ये एक्यूरेसी को गलत बताएगा और आपका जो टेम्परेचर है वो मेजरमेंट गलत प्रोसीजर फॉलो करोगे आप। ठीक है, क्योंकि रीडिंग गलत आएगी। यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला है 20 से 30 मिनट आप मरीज को बैठा के रखोगे, देन आप ओरल टेम्परेचर मरीज का लोगे। इससे क्या होगा, सही
एक्यूरेसी रिजल्ट आपको मरीज में आपको देखने को मिलेगा। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन, ये मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1 ounce इज इक्वल टू, आपको डायरेक्ट याद रखना है, 1 ounce इज इक्वल टू 30 ग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कुछ ये सारणी है आपको याद रखनी है। यहाँ से देखिए 1 इंच कितने सेंटीमीटर के इक्वल रहता है? 2.45 सेंटीमीटर। 1 औज किसके इक्वल रहता है? अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है 30 ml। एक टेबल स्पून एक टी स्पून एक टी स्पून 5 ml के बराबर होती है। 1 टेबल स्पून 15 ml के बराबर होती है। एक टेबल स्पून में 3 टी स्पून होती है। एक गिलास में कितने ऑन्स होते हैं? 8 ऑन्स। और 8 ऑन्स 240 ml के इक्वल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना आप। 8 ऑन्स में कितने ml होते हैं? तो 240। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये देखिए एक ऑन्स में 30 ml, तो 8 ऑन्स में आप यहाँ से 38 या 24 गुणा करोगे, 3 गुना, तो 240 ml आपको यहाँ पर वैल्यू देखने को मिलेगी। एक कप में कितने ऑन्स होते हैं? इसमें भी 8 ऑन्स होते हैं, ये भी आपके 240 ml के बराबर होता है। एक टी कप में 6 ऑन्स होते हैं, जो आपके 180 ml के बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैल्यू से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये पैरामीटर और मेजरमेंट आपको याद रखने हैं। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रेक्टल टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें, आपके 3 टेम्परेचर होते हैं, एक्सिलरी टेम्परेचर, ओरल टेम्परेचर और रेक्टल टेम्परेचर। जो मोस्टली रूट होते हैं, हम इनसे टेम्परेचर लेते हैं मरीज में। तो यहाँ पर आपका डिफरेंस जो पूछा गया है बिटवीन ओरल टेम्परेचर और रेक्टल टेम्परेचर में कितना होता है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का रहता है। और एक्सिलरी ओरल में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर रहता है। अगर एक्सिलरी और रेक्टल की बात करें तो 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर यहाँ से घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके मरीज का नॉर्मल टेम्परेचर तक हम इंक्लूड करते हैं। चलिए बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ वैल्यूज यहाँ पर दे रखी हैं, देखिए। अगर एग्जामिनर आपको कौन कुछ वैल्यू दे के और फॉर्मूला चेंज करवाए, तो आप यहाँ से आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। देखिए सेल्सियस टू केल्विन में अगर वैल्यू को चेंज कराए, अगर आपको सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है और केल्विन में चेंज करना हो, तो ये फॉर्मूला आप उपयोग में लोगे। केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है, तो सेल्सियस केल्विन की जो वैल्यू दे रखी है उसमें से आप ये वैल्यू घटा देंगे। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस के लिए बात करें, ठीक है, सेल्सियस फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू पुट कर रखी है, उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू सेल्सियस में आ जाएगी। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में बात करें तो हम सेल्सियस की वैल्यू करके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। फ़ारेनहाइट टू केल्विन के लिए फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट करोगे और इस फॉर्मूला को सॉल्व करोगे, तो फ़ारेनहाइट से आप केल्विन में आपके दिए गए सवाल को सॉल्व कर सकते हो। केल्विन टू फ़ारेनहाइट की बात करें हम, फ़ारेनहाइट केल्विन की वैल्यू को पुट करके आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए और आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। कुछ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आपके नर्सिंग में फॉर्मूलाज में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ से वैल्यू को पुट करके प्रैक्टिस करना। दोस्तों यह आज के वीडियो सेशन का इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये, और ये आपके क्वेश्चन का आज के वीडियो सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक करने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपके आने वाले जितने वीडियो के जो अपकमिंग इम्पोर्टेंट लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। और चैनल को शेयर भी कर दीजिए। बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर और तैयारी को मजबूत बनाइए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत को बहुत अच्छे से करिए, जिससे आने वाले एग्जाम में आप अच्छे से सफलता पाएं और आप अपने सपनों को बहुत ही जल्दी साकार कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।